हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आज हम जीओसी का नया लेक्चर लेकर आए हैं। जीओसी #4 और रेजोनेंस का भी नया लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा आगे। तो उससे पहले मैं आपको पहले पीछे वाला रिवाइंड कर देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था, उससे पीछे वाले लेक्चर में जो पढ़ा था। तो हमने भाइयों पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर पढ़ा था। क्या क्या एप्लीकेशन थे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के। फिर हमने पढ़ा था कि सेकंड कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा नेगेटिव या नेगेटिव पाई रेजोनेंस, ये पढ़ा था। फिर भाइयों हमने इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, और वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि इफेक्ट रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज पर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, और हमने कार्बोएनाइन भी देख लिया था। इफेक्ट वो नेगेटिव पाई रेजोनेंस में कार्बोएनाइन का फंडा देख लिया था, पर कुछ कार्बोएनाइन का फंडा आज रह गया था। इस लेक्चर में आज वो कवर अप करेंगे। तो आज हम देखेंगे भाई। तो भाइयों, जिन भाइयों ने पिछले लेक्चर को नहीं देखा, प्लीज़ उस लेक्चर को पहले क्लियर करके आए। फिर इस लेक्चर में वो लय बनी रहेगी, फ्लो बना रहेगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो पिछला लेक्चर जरूर देखें। फिर पिछले लेक्चर को सर्च मारे, अगर मेरा पिछली वीडियो देखनी है तो रेजोनेंस 03, ठीक है भाई। तो आज हम चालू करने वाले हैं। अगर तो कार्बोएनाइन का थोड़ा सा रह रहा था, उसे ही क्लियर करेंगे। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए in the case of ट्रिपल बॉन्ड, किसके केस में? ट्रिपल बॉन्ड के केस पे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड? देखो भाई, तो हमें दो चीज को पढ़ना है। RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और दूसरी क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव। तो भाई मैंने क्या बताया था, कार्बोनाइन बिल्कुल नेगेटिव एन की तरह बिहेव करते हैं। कार्बन बिल्कुल एन की तरह बिहेव करते हैं, तो दोनों ही एक जैसे बिहेव करेंगे। तो दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, दोनों का एक्ट ऐसे है, पर फर्क थोड़ा सा होता है। वो हमने पीछे लेक्चर में देख लिया था, ठीक है भाई। तो देखो, एक को पढ़ लेते हैं, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने इसको पढ़ा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड हैंगी। यहां पे एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड होंगे। तो नाइट्रोजन ने यहां दो पाई बॉन्ड बना रखे हैं। नाइट्रोजन ने यहां दो पाई बॉन्ड बना रखे हैं। तो नाइट्रोजन को अपने पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल रखने होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने पाई बॉन्ड बना रखा? दो। तो कितने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होंगे? दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होंगे। तो समझो, जैसे ये माना हमने कि एक s ऑर्बिटल होंगी और 3 p ऑर्बिटल होंगी। तो अभी मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन दो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल चाहिए। तो ये क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? ये वाली होगी। ये दोनों हाइब्रिड स्टेट में काउंट करेंगे। इसकी भी sp, ये भी sp। तो इसका s और इसका एक p ऑर्बिटल दोनों इंटरमिक्स किया, तो sp। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली? sp। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली? sp। और यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, वो कहाँ प्रेजेंट है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हमें सेफ मिल गए। क्यों मिले दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल? क्योंकि दो पाई बॉन्ड बनाने के काम आए। तो ये दो पी ऑर्बिटल कहाँ काम आएंगे? यूज टू मेक पाई बॉन्ड। और यहाँ एक sp ऑर्बिटल लोन पेयर को कंटेन करने में, और एक sp ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए यूज हुआ। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, लोकलाइज्ड है,
यहाँ जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे या नहीं होंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होंगे, नो काउंट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हम पाई इलेक्ट्रॉन में इन्हें काउंट नहीं करेंगे, तो हम पाई इलेक्ट्रॉन में इन्हें काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भाई ये फंडा समझ आ गया, बिल्कुल सेम फंडा आर सी कार्बो एनायन के केस में है। अगर कार्बो एनायन ट्रिपली बॉन्डेड हो, सेम फंडा है ये वाला, जो फंडा इसी पे अप्लाई कर दो। अगर कार्बो एनायन ट्रिपली बॉन्डेड है तो इसके पास एक सिग्मा 2 पाई होंगे, एक सिग्मा 2 पाई होंगे। तो अभी हमने देखा नाइट्रोजन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहा है, sp2 sp, और नाइट्रोजन के लोन पर कहाँ प्रेजेंट है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो कार्बन इसके भी और लोन पर कहाँ प्रेजेंट हो गए, लोन पेयर प्रेजेंट इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसके जो लोन पेयर थे कैसे थे, लोकलाइज थे, तो इसके भी लोन पेयर कैसे होंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है भाई, तो ये कुछ था जिन्हें हमने डिस्कस करना था और ये हमने खत्म कर दिया, तो छोटा मोटा पार्ट था। ठीक है भाई, तो मिटा रहा हूं मैं, देख लेना। तो दोनों का सेम सिमिलर फंडा है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, इसके लोन पे भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके भी लोन पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास भी 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। क्लियर है? तो भाई बस यही था, ये छोटा मोटा फंडा था जिसे हमें डिस्कस करना था। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेशन पे, अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्जुगेशन में है। तो जो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, हमारी तीसरी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन को पढ़ने वाले हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेक्चर में, जीओसी के पहले लेक्चर में मैंने इसको इस नाम से बुलाया था, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। इसकी हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर करना सीख लिया था और यहाँ पे आज इसको इलेबोरेट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो भाई एक हमारे पे स्पीसीज क्या होगी, लोन पेयर होगी, एक हमारे पे स्पीसीज होगी जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो समझते हैं भाई, समझो ए हमारे पे स्पीसीज है और बी हमारे पे स्पीसीज है, और ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड। ए जो स्पीसीज है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बी जो स्पीसीज है उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, बी जो स्पीसीज है उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो बी कौन कौन से स्पीसीज हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये वो बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा बहुत जिससे आपको क्लियर दिखेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसमें ये भी आते हैं कार्बो आयनाइन एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हैं, ये सारे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हैं। तो बी की पोजीशन पे ये सभी इनमें से कोई भी आ सकता है। ए क्या है, ए के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वैकेंट ऑर्बिटल जनरली 2 जगह पे देखे गए, कहाँ पर, 2 जगह पे डिस्कस करनी है हमें, 2 जगह वाले 2 लोगों के पास ज़्यादातर वैकेंट ऑर्बिटल देखे गए। पहला है कार्बोकैटायन, पहला है कार्बोकैटायन, और दूसरा क्या है, बोरोन स्पीसीज, बोरोन स्पीसीज। तो ये 2 जगह हमें वैकेंट ऑर्बिटल मिले। पहले क्या है, पहला कौन है, कार्बोकैटायन, दूसरा कौन है, बोरोन स्पीसीज। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा हम डेप्थ में जाएंगे, इसको नोट कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, मिटा रहा हूं मैं इसे भी थोड़ा सा। तो देखो भाई, कार्बोकैटायन और बोरोन स्पीसीज, कार्बोकैटायन और एक है बोरोन स्पीसीज। तो हमने कार्बोकैटायन को देखना है। तो देखो भाई, कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन यहां 3 बॉन्ड बनाता है और 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल खाली रह जाते हैं। दे हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड
एंड वैकेंट p ऑर्बिटल। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रह जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आसपास, कितने इलेक्ट्रॉन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। क्यों इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। अब आ जाओ बोरॉन स्पीसीज पे। तो बोरॉन को देखो भाई, बोरॉन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। आखिरी के 2 ऑर्बिटल उठा लो, s में कितने हैं 2 हैं, p में कितने हैं 1 है, और p के ऑर्बिटल कितने होते हैं 3 भाई। तो ये तो हमारी क्या थी ग्राउंड स्टेट थी, ये तो हमारी क्या थी ग्राउंड स्टेट। अब आ जाओ एक्साइटेड स्टेट पे, आ जाओ एक्साइटेड स्टेट पे। ये इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा, ठीक है भाई। अब इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, हाइब्रिड स्टेट में 3 ऑर्बिटल आएंगे, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हुई 1 2 3, और एक अनहाइब्रिड क्या हो गया p ऑर्बिटल बच गया, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बच गया। तो इसकी एक s2p मिलके कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp2 sp2 sp2, और एक अनहाइब्रिड क्या बच गया हमारे पास p ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बच गया। मतलब एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये अभी हम पढ़ क्या रहे थे, वैकेंट p ऑर्बिटल 2 चीज़ों में दिखती है, कार्बोकेटाइन में, बोरॉन से कार्बोकेटाइन में p ऑर्बिटल वैकेंट होते ही हैं, और बोरॉन में भी p ऑर्बिटल वैकेंट देखे गए। बोरॉन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है भाई sp2, और इसके जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है भाई। तो इसकी क्या हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी शेप क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। बोरॉन, और इसके जो वैकेंट p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, वो भी वो ये रे। क्लियर है भाई। ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर है भाई। देखो भाई, तो यहां पे क्या पता चला, जो बोरॉन है 3 बॉन्ड बनाने के बाद, 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास क्या हो जाते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल खाली रह जाते हैं। क्लियर है भाई, और खाली रह जाते हैं तो कितने, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं यहाँ पर, और एक वैकेंट p ऑर्बिटल रह गया, इससे बनना अटैच करना भाई, ठीक है भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हो इसे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, सो इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल ही है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों, इसका एक p ऑर्बिटल खाली है, ठीक है भाई। तो इसको समरी में बोलते हैं, एक समराइज कर देते हैं, क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी कार्बोकेटाइन जैसे स्पीसीज आए तो कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज है, वो हमेशा 3 बॉन्ड बना के उसके पास हमेशा एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह जाता है और वैकेंट p ऑर्बिटल खाली रहता है। सिमिलर इन दिस केस बोरॉन पे भी 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पे भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल रह जाता है। क्लियर है भाई। तो अब आ जाओ, हम क्या पढ़ रहे थे, बिठा रहा हूं भाई मैं, हम क्या पढ़ रहे थे भाई, थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। ये बात समझ आ गई तो ये चीज समझ में आएगी आपको, लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल, ये थी थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर हम लोन पेयर और वैकेंट p ऑर्बिटल वाले सिस्टम के बीच में
अगर हम लोन पेयर और वैकेंट पी ऑर्बिटल वाले सिस्टम के बीच पे अगर बॉन्ड लगा देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, तो वहाँ पर एक फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा। उस फिनोमेना का नाम हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग नाम देंगे। कब देंगे? जब लोन पेयर और वैकेंट पी ऑर्बिटल वाले सिस्टम के बीच में अगर बॉन्ड आ जाए तो एक फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा। उस फिनोमेना का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लिखते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टाइप की रेजोनेंस होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप ऑफ रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। एक टाइप की रेजोनेंस होती है, एक टाइप की रेजोनेंस होती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग के नाम से फेमस होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टाइप के रेजोनेंस के तरह हम उसको डील करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक ये बात क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं भाई हम। अगर समझो भाई, हमारे पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल वाले कौन कौन से स्पीसीज थे, एक कार्बोकेटाइन था और एक कौन था, बोरॉन स्पीसीज था। अब एक एक करके इनके ऊपर डील करते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाओ पहले कार्बोकेटाइन। अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन है, इफ वी हैव कार्बोकेटाइन, इफ वी हैव कार्बोकेटाइन, अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन है, क्लियर भाई, अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ये और इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये जो कार्बोकेटाइन है कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज से अटैच है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज से अटैच है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कार्बोकेटाइन चाहेगा कि मेरी इलेक्ट्रॉन की कमी कोई पूरी कर दे, तो ये अपने पड़ोसी को देखेगा। तो इसके पड़ोसी के पास लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, ये जो पड़ोसी है लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, तो ये पड़ोसी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली से डोनेट करके अब कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कर देता है, दूर कर देता है, और पॉजिटिव चार्ज अपने सर पे ले लेता है, और पॉजिटिव चार्ज अपने सर पे ले लेता है। तो इस केस में अगर किसी कार्बोकेटाइन का पड़ोसी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होता है, वो इजीली अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की कमी दूर हो जाती है। तो इस जगह पर जो कार्बोकेटाइन होता है ना, वो हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आ जाता है। इस जो जगह पे जो कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आ जाता है। तो हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आ जाता है, तो जिस कार्बोकेटाइन का पड़ोसी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर सभी एटम का ऑलमोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, सभी एटम का लगभग ऑलमोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो जिस कार्बोकेटाइन का पड़ोसी ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है लोन पेयर से, उस कार्बोकेटाइन को, जिस कार्बोकेटाइन का पड़ोसी लोन पेयर की हेल्प से ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है, उस कार्बोकेटाइन को बोला जाता है मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। क्या बोला जाता है भाई, मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। तो भाई यहाँ क्या पता चला, जिस कार्बोकेटाइन का पड़ोसी अगर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, वो अपने लोन पेयर डोनेट कर उसको स्टेबलाइज कर दे, उसके ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, उस टाइम उस कार्बोकेटाइन को क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। और ये जो कार्बोकेटाइन होगा वो हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आ जाता है। किसकी वजह से, मेसोमेरिक स्टेबलाइज होने की वजह से, मेसोमेरिक स्टेबलाइज होने की वजह से। बात क्लियर हुई भाई, बात क्लियर हुई? तो भाई बिल्कुल क्लियर होगी मेरे को जहां तक लगता है। आगे बढ़े भाई। तो भाई एक चीज और समझो, यहां तो हमने कार्बन के ऊपर सारी बात पता कर ली। यहां पे देखा हमने कार्बोकेटाइन तो स्टेबलाइज्ड हो गया, पर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज्ड करते वक्त नाइट्रोजन पर क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, वो चीज देखनी है।
मतलब नाइट्रोजन की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसे हमें देखना है। तो देखो भाई, तो देखो अलग अलग देखना है, इस जगह पर और इस जगह पर नाइट्रोजन की हेल्थ पर क्या डिफरेंस है। जब तक इसने अपने लोन पे डोनेट नहीं किए थे, जब तक इसने लोन पर अपने डोनेट नहीं किए थे, तो ये नाइट्रोजन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन के, जब नाइट्रोजन कोई भी डबली बॉन्डेड कार्बन नहीं बना, डबली कोई कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं करता, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और इसके लोन पेयर कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज्ड। तो ऑब्वियस सी बात है लोकलाइज्ड होंगे, क्योंकि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लोकलाइज्ड होंगे। अगर इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से डिनोट कर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर दिया, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन को अपने एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रखने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से इसकी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंजमेंट आएगी, जिसकी वजह से इसकी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंजमेंट आएगी, और लोन पेयर की जगह भी में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर पाई बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन में चेंजमेंट आई वो होगी sp2, और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो प्रेजेंट कहाँ होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि भाई लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में, तो लोन पेयर अनहाइब्रिड होना चाहिए। तो इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में। क्लियर है भाई। इसके लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पे तो लोकलाइज थे, अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्ट करेंगे, तो इसके लोन पेयर क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्लियर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर को काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, नो काउंट इन पाई इलेक्ट्रॉन, काउंट इन पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, इस स्पीसीज को, इसके इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे, पर यहाँ पे काउंट करेंगे, काउंट इन पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये फंडा था भाई, क्लियर हो गया होगा। नोट कर लो भाई, नोट कर लिया। नोट कर लिया भाई, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आगे थोड़ा चलता हूँ, इसी में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमने किया है लोन पेयर, यहाँ देखो नाइट्रोजन, यहाँ देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिए, तो इसी चीज़ को और शेयरिंग में डाल के एक पाई बॉन्ड बनाया है, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे नाम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नाम देंगे, पाइडेटिव बॉन्ड का। कौन सा बॉन्ड, पाइडेटिव बॉन्ड का। और इसी को ही हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़े बहुत साथ में लेके चल रहा हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी कि क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे कैसे रिलेट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो थोड़ा बहुत बताते चल रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पाइडेटिव बॉन्ड को ही बोला जाता है दूसरे नाम से बैक बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है भाई, बैक बॉन्डिंग। तो इसको नोट कर लेंगे। बैक बॉन्डिंग और पाइडेटिव बॉन्ड कब बनते हैं, जब कोई लोन पेयर अपने ही इलेक्ट्रॉन, जब कोई स्पीसीज अपने ही लोन पेयर दोनों ही शेयरिंग कर दे, दोनों इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड फॉर्म कर दे, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाइडेटिव बॉन्ड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो नोट कर लेना भाई, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो मिटा, तो मेरे को लगता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। और एक और चीज़ है, ऐसे ही हम सिग्मा डेटिव बॉन्ड को, ऐसे ही हम सिग्मा डेटिव बॉन्ड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड को पाई डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, पाई डेटिव बॉन्ड को ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, सिग्मा डेटिव बॉन्ड को ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हुई चीज़ बात। अब क्वेश्चन करते हैं जिससे वजह से हमारी ये बातें सभी जो कंसेप्ट है वो हमारे जहन में बिल्कुल बस जाएगी और हमें भी कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कंसेप्ट एक बहुत अच्छी पावर क्रिएट कर देगी, कंसेप्ट इज पावर। तो आ जाओ भाई, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन है विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है ये बताना है। तो देखो भाई, एक कार्बोकैटायन हमारे पे ये है और एक कार्बोकैटायन ये है। तो बताओ भाई कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो भाई, ए और बी में फ़र्क, तो कैसे बताएंगे कौन सा कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। यहाँ देखो लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो सकती है या लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस। और यहाँ पे देखो मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन दिख रही है, मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन, मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन। दिख रही है भाई मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन। दिख रही होगी ना भाई मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन, देखी। तो ये मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड है, ये मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे कोई मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन नहीं है, नो मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड, नो मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड, नो मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड। और इसके जो यहाँ पे लोकलाइज्ड कार्बोकैटायन बोल सकते हैं, लोकलाइज्ड कार्बोकैटायन। तो एक चीज याद रखना भाई, मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होगा। और अगर चार्ज डिस्पर्स हो जाए, क्या हो जाए भाई, डिस्पर्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो दो चीज़ याद रखना भाई, चार्ज रुका हुआ हो तो अनस्टेबल और चार्ज डिस्पर्स हो जाए तो स्टेबल। तो यहाँ पे देखो चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो जाएगा, लोन पे रहेगा, पॉजिटिव नाइट्रोजन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, हेंस मोर स्टेबल। और इसका चार्ज कोई डिस्पर्स नहीं कर पा रहा तो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे तो भाई दो कंसेप्ट याद रखना, यहाँ चार्ज का डिस्पर्जन भी हो रहा है, यहाँ पर चार्ज का डिस्पर्जन भी हो रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज दे रहा, एक क्वेश्चन दे रहा, एक ये रहा CH2CH2O CH3 और पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो बताओ भाई कौन सा स्टेबल है, इसमें डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। देखो भाई यहाँ पे कोई आसपास पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि लोन पेयर पाई पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेजोनेंस हो जाए, कोई लोकलाइज्ड है यहाँ पर, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो ए और बी में कौन सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, तो ए होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या रहा, ए इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, और इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव, ऑक्सीजन के लोन पर ही है। तो कौन सा लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज्ड है, ये वाला डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड है, इसके कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रही, लोकलाइज्ड है। तो कौन स्टेबल होगा, ए और बी में। समझो ये ए है,
ये बी है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो ऑर्डर ये होगा ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर हुई है भाई? तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आ जाओ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं तो हमने कार्बोकेटाइन यहाँ पे देख लिया था, कार्बन में वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो एक और स्पीसीज पे होते थे जो हमने पीछे अभी पढ़ी, बोरोन स्पीसीज पे। इफ वी हैव और बोरोन, अगर हमारे पास बोरोन आ जाए तो जो सेम फंडा अभी हमने यहाँ पढ़ा कार्बोकेटाइन के केस में, लगभग ही सिमिलरली लगभग इसमें भी सेम ही होता है, लगभग इसमें भी सेम ही होता है। तो देखो भाई, अगर जो बोरोन है 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल खाली रह जाते हैं। तो समझो बोरोन के पास भी जो नाइट्रोजन एटम आ गया, वो भी एक क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। अगर नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट करके इसके पी ऑर्बिटल में, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल दिखा दूं, ये रे, इसके पी ऑर्बिटल में वैकेंट पी ऑर्बिटल को इसकी कमी दूर कर दी अपने लोन पे डोनेट करके, तो बोरोन का वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली हो गया, भर गया, सॉरी, बोरोन का वैकेंट पी ऑर्बिटल का भर गया। और बोरोन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर लिए और इसने अपने लोन पेयर दिए, तो इसके ऊपर कितना कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और इसके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर इसकी कमी को दूर कर दिया। तो भाई यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन फॉर्म किए, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करवाई है और क्या बनाया है, पाई बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है, पाई बॉन्ड बनाया है। तो पाई बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने अकेले ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका नाम क्या देते हैं, पाईडेटिव बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, पाईडेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बना है, पाईडेटिव बॉन्ड बना है। तो क्लियर, हमने तो क्लियर है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन थी, जब तक इसने लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करवाए थे कॉन्जुगेशन में, तो इसकी नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। क्लियर है। तो इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट थे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट हो गए, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। क्या ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड होगा और ये डीलोकलाइज्ड होगा। बिल्कुल पीछे वाला कंसेप्ट सेट हो रहा है। क्लियर है भाई, ये लोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। इसके लोन पेयर काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, इसके लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का फंडा, नाइट्रोजन की सारी बातें, सारी जानकारी देख ली, पर बोरोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखना है। जैसे वहाँ पर हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो पूरी कर दी थी, फिर हमने नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, नाइट्रोजन की हेल्थ पे क्या दिक्कत आई, क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हमने देखा। अब यहाँ पे देखना है बोरोन की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो बोरोन की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको हम देखते हैं। तो देखो भाई, देखो तो भाई बोरोन जो है वो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वो हमने देख लिया था। तो बोरोन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बोरोन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नाम देते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, नहीं बोलते, लुईस एसिड क्या होते हैं भाई, जो पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर लिख दूं, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो बोरोन क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो यहां देखो भाई, बोरोन, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यहां दे के, बोरोन को लोन पेयर अपने एक्सेप्ट करवा दी थे। तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज तो और नाइट्रोजन, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट कर दिए और लुईस एसिड है बोरो, तो इसने लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिए। तो भाई अब बात आती है कौन सा अच्छा लुईस एसिड होगा। अगर इन्हें लोन पेयर, अगर ये तो अपने पड़ोसी से लोन पेयर ले रहा है,
अगर बोरोन लुईस एसिड अपने पड़ोस से लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो लुईस एसिड कैसे होते हैं, पुअर लुईस एसिड होते हैं। घर बैठे खा रहा है बंदा, घर बैठे ही खा रहा है, जो बोरोन है घर पे ही अपना खाना पीना जुगाड़ है, तो बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो कैसा होगा, आलसी होगा, यानी पुअर लुईस एसिड होगा। अगर इसके पास इसके आसपास नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज ना हो तो ये बाहर से अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा, तो वो जो लुईस एसिड होगा वो गुड लुईस एसिड होगी। तो दो चीज याद रखना भाई, दो चीज याद रखना, दिखा देता हूं मैं। तो देखो बोरोन CH2N CH2 और इसके लोन पेयर H ये रहा, और ये CH3 ये CH3, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है। और एक स्ट्रक्चर सेकंड देखो, बोरोन NH CH2 CH3 CH3 CH3। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर सेकंड में, स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, और बोरोन क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बोरोन क्या कहेगा, इसको पड़ोस से इसको इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हो रही, तो ये कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा। तो ये जो लुईस एसिड होंगे, ये भी लुईस एसिड है, वो भी लुईस एसिड है, ये जो लुईस एसिड है वो गुड लुईस एसिड होगा, गुड लुईस एसिड होगा। पर देखो यहाँ पे बोरोन को देखो, यहाँ पे पड़ोस से ही इसको अपने लोन पेयर मिल ही जा रहे हैं, पड़ोस से ही इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति खत्म हो रही है। तो मैंने क्या बोला था, अगर बोरोन को पड़ोस से ही इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है तो ये लुईस एसिड कैसा होगा, पुअर लुईस एसिड होगा, पुअर लुईस एसिड। तो क्लियर है भाई, ये चीज क्लियर करनी है, पुअर लुईस एसिड होगा। हाँ भाई, तो देखो भाई एक चीज और, मैंने बेस की कंपैरिजन भी बताई थी पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में बेसिकली। तो मैंने वहां पे बेस की कंपैरिजन बताई थी। अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर हो, अगर लोन पेयर लोकलाइज होता है तो गुड क्या होंगे, बेस होंगे, तो बेस भी अच्छा होगा। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, यहाँ पर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये कैसे होंगे, पुअर बेस होंगे। तो आपको मैंने बेस और लुईस एसिड दोनों ही कंपैरिजन यहाँ पे दिखा दी कि आपको याद आ जाए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें कंफ्यूजन भी होती है थोड़ी बहुत। तो एक चीज स्पीसीज करना, एक बोराजीन फॉर्मूला होता है B3N3H6, B3N3H6। तो B3N3H6 और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहां देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो यहां पे सभी नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड है, सभी बोरोन, सभी लुईस एसिड घर से ही अपने पड़ोस से ही इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे क्या होंगे, सारे लुईस एसिड कैसे होंगे, पुअर लुईस एसिड होंगे, पुअर लुईस एसिड। क्यों, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन से इसको पड़ोस से ही अपने इलेक्ट्रॉन ही मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक स्पीसीज ये रही CNCNCNC, और सभी के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऑल नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर है, कहीं इधर उधर नहीं। तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये तो थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लिया मैंने, वो गड़बड़ी होगी, कोई नहीं, पर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा जहां तक होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ तब भी सेम फंडा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है और ऑक्सीजन भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। बस लुईस एसिड का ध्यान रखना, अगर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हैं तो कैसे होंगे लुईस एसिड, पुअर लुईस एसिड होंगे। अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं तो गुड लुईस एसिड। तो देखो
ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा। यहां डीलोकलाइजेशन है, बोरोन के पी ऑर्बिटल को, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल को पड़ोस से ही लोन पेयर मिल जा रहे हैं, और यहां पर लोकलाइज्ड है, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ डीलोकलाइज्ड है। तो कौन अच्छा लुईस एसिड होगा? ये पुअर लुईस एसिड होगा ही नहीं होगा, इसको पड़ोस से ही मिल जा रहे हैं, और ये गुड लुईस एसिड होगा। क्लियर है भाई? ये पुअर लुईस एसिड होगा और ये गुड लुईस एसिड होगा। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, बस यहीं पे था, बोरॉन स्पीसीज का यही फंडा था जिसे हमें पढ़ना था। अब चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन। थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन हमने पढ़ ली थी, फोर्थ टाइप ऑफ कंजुगेशन की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है पॉजिटिव पाई रेजोनेंस। क्या है? पॉजिटिव पाई रेजोनेंस। पॉजिटिव पाई रेजोनेंस। सबसे पहले लेक्चर में इसको मैंने बोला था पाई सिग्मा पॉजिटिव। हमने वहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिए थे, यहाँ पे देख लेते हैं। सी इसको थोड़ा एलिब्रेट करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं होगा। ज़्यादा इसको ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं, क्योंकि इस पर फ़ायदा नहीं है जाने का। ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा था? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते, पॉजिटिव चार्ज उधर चल जाएगा, तो ये क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो ये कार्बोकेटाइन है एक तरीके से, एक कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन मैंने बोला था 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर है भाई? तो हमारे पास दो तरीके कार्बोकेटाइन आएंगे जिनको हमें डील करना है इसी पाई सिग्मा पॉजिटिव के अंदर। एक होंगे लोकलाइज्ड, एक होंगे डीलोकलाइज्ड। CH3 CH2 CH2 के पर पॉजिटिव, एक होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के पर पॉजिटिव। ये वाला जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चार्ज रुका हुआ हो, चार्ज रुका हुआ हो तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अगर चार्ज डिस्पर्स हो जाए, क्या हो जाए भाई? डिस्पर्स हो जाए। डिस्पर्स हो जाए मतलब डीलोकलाइज्ड हो जाए, तो क्या हो जाएगा भाई? स्टेबल हो जाएगा। हाँ या ना? यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। कहाँ पे चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है? यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, जितना ज़्यादा डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा उतना स्टेबल होगा। तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो ए और बी में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? कार्बोकेटाइन। बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है भाई? बी इज ग्रेटर देन ए। ऐसे ही क्वेश्चन को हमें देखने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को देखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखेंगे। एक ये है, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा डीलोकलाइज्ड है, कौन सा लोकलाइज्ड है? ये डीलोकलाइज्ड दिख रहा है भाई, ये सॉरी ये लोकलाइज्ड दिख रहा है, और ये हमें डीलोकलाइज्ड दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज इधर, डीलोकलाइज्ड। कौन सा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा? ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसका चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, और ये लेस स्टेबल होगा। तो obvious सी बात है, ए और बी स्ट्रक्चर में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो एक फैक्टर आता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, तो याद रखना, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी।
मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो एक फैक्ट और याद रखना, जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा क्या होंगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ये है, एक ये है। ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? दोनों में डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, दोनों में ही डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, पर कौन स्टेबल होगा? तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, ये पाई चार्ज, पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। फिर एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है, ये पाई बॉन्ड उधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। देख लो भाई, तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, 1 2 3, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल? ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है भाई? तो ये फैक्ट याद रखना। क्लियर है? तो एक अलग तरीके से क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आगे हमारे वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में काम आएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन चाहेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा होगी, वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारने की कोशिश करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल। तो देखो भाई, एक ये है, क्या है, कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूँ तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक मरेगा? तो 2 कंडीशन बनेगी इसमें, ये डबल बॉन्ड इधर, तो पॉजिटिव डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर। तो न्यूक्लियोफाइल एक बार यहाँ अटैक मार सकता है और एक बार यहाँ अटैक मार सकता है। तो भाई ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ आएगी हमारे पास। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ मारेगा अटैक, कहाँ नहीं मारेगा, वो चीज़ तो आगे फंडा पड़ेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, इनमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आगे देखेंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, इंडक्टिव फैक्ट का वैल्यू करेगा। तो रेजोनेंस ये तो बस बता रहा है कि 2 स्टेबिलिटी होगी, ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, इन्हीं को हमें देखना है, ठीक है भाई। तो एक आखिरी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन को हमें डील करना है, एक आखिरी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन को डील करना है। हमने पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस को तो हमने डील कर लिया, एक आखिरी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन को डील करना है, उसका नाम है 5th फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस। क्लियर भाई? किसको? रेडिकल पाई रेजोनेंस को डील करेंगे। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है भाई? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं जिनके पास ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम फंडा है, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह ही बिहेव करते हैं, बस फंडा क्या है, इन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, हेंस इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो भाई वही बात रही, जो हमने यहाँ पढ़ा था वो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या है? तो देखो भाई, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जहाँ पे हमने अभी पॉजिटिव चार्ज को पढ़ा था, वही याद रखना कि क्या है कि जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी, और जितना ज़्यादा लोकलाइज्ड होंगे उतने ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। क्लियर है भाई? तो यही चीज़ फंडा है, इनको हमें देखना है। तो डीलोकलाइजेशन फ्री रेडिकल होंगे तो मोर स्टेबल, डीलोकलाइज्ड फ्री रेडिकल होंगे, फ्री रेडिकल तो मोर स्टेबल। तो ये याद रखना, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। एक होंगे लोकलाइज्ड फ्री रेडिकल, लोकलाइज्ड फ्री रेडिकल तो क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक होगा डीलोकलाइज्ड, एक होगा लोकलाइज्ड। नोट कर लो भाई। यहाँ हम इस लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं, आगे हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चलेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसको हम डील करेंगे, ठीक है भाई? इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? नोट कर लो।